नमस्कार और स्वागत है आप सबका। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं संवेदनशील और जटिल विषय पर बात करने जा रहे हैं। जी नमस्कार। यूक्रेन युद्ध में शांति की जो पहेली है वो सुलझ क्यों नहीं रही और क्या इसमें भारत की कोई खास भूमिका हो सकती है? इस पर आज हम गहराई से चर्चा करेंगे। बिल्कुल। हमारे पास कुछ लेख हैं, कुछ विश्लेषण हैं जो इसी सवाल को कुरेदते हैं कि क्यों मौजूदा कोशिशें नाकाम हो रही हैं और कैसे भारत अपनी एक जो यूनिक पोजीशन है उसका फायदा उठाकर एक अहम मध्यस्थ बन सकता है। शायद कुछ वैसा ही रोल जैसा हमने कतर को गाजा के मामले में निभाते देखा है ना? हाँ बिल्कुल। तो आज कोशिश यही रहेगी कि इन स्रोतों से जो मुख्य बातें निकल रही हैं, जो तर्क दिए जा रहे हैं, जो समाधान सुझाए जा रहे हैं, उनको हम समझें। देखेंगे कि शांति की राह में आखिर क्या अड़चनें हैं, भारत की वो रणनीतिक स्वायत्तता जिसका जिक्र बार बार आता है, वो यहाँ कैसे फिट बैठती है। और वो बड़े मुद्दे भी हैं जिन पे बात करनी होंगी, जैसे रूस पर लगे प्रतिबंध है, उसकी वो अरबों डॉलर की संपत्ति जब्त करने का जो मामला है, और फिर युद्ध के बाद लोकतंत्र कैसे बहाल हो। ये सब बहुत पेचीदा सवाल है। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं और इस गुत्थी को परत दर परत खोलने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल यही है कि आखिर ये जो मौजूदा शांति प्रयास हैं, ये सफल क्यों नहीं हो पा रहे। जो दस्तावेज हमने देखे उनमें एक बात साफ उभरती है कि पश्चिमी देशों की जो पहल है उसकी अपनी सीमाएं हैं। एक बड़ा तर्क यह दिया जा रहा है कि अमेरिका को शायद एक निष्पक्ष मध्यस्थ के तौर पर नहीं देखा जा रहा। हाँ, क्योंकि वो एक तरह से युद्ध में शामिल माना जा रहा है ना, मतलब यूक्रेन को हथियार देना, आर्थिक मदद देना। बिल्कुल। तो ये एक पक्षपात का एहसास कराता है शायद रूस को। हाँ, और विश्लेषण ये भी कहते हैं कि सिर्फ ये कह देना कि चलो अभी युद्ध रोक दो, ये काफी नहीं है। ये शायद मामला और उलझा दे। आप सोचिए, रूस पर इतने कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगे हुए हैं, कई लोग तो इसे आर्थिक युद्ध ही मानते हैं। सही। तो ऐसे में अगर रूस को ये गारंटी ना मिले कि प्रतिबंध हटेंगे या कम होंगे, तो उसके लिए युद्ध विराम का मतलब क्या होगा? एक तरह से हार मान लेना। हाँ, ये बात तो है। मतलब बिना किसी लेन देन के सिर्फ हथियार डाल देना, ये रणनीतिक रूप से तर्कसंगत नहीं लगता शायद। बिल्कुल। स्रोत तो ये तक कहते हैं कि ये ऐसा है जैसे कोई कहे कि आओ हाथ मिलाएं और दूसरे हाथ में छुरा छुपा हो। रूस के नजरिए से ये बेवकूफ़ी होगी शायद। और दिलचस्प बात यह है कि यही विश्लेषण चीन पर भी उंगली उठाते हैं कि वो भी एक भरोसेमंद मध्यस्थ नहीं बन सकता, कम से कम यूक्रेन के लिए तो नहीं। हाँ, क्योंकि यूक्रेन के नजरिए से चीन जो है वो रूस की मदद कर रहा है, अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, पर उसकी युद्ध मशीनरी को चलाने में जरूरी सामान, तकनीक, ये सब मुहैया करा रहा है। के लिए बीजिंग पर पूरी तरह से भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। और यहीं पर भारत की स्थिति एकदम अलग नजर आती है। हाँ, ये रणनीतिक स्वायत्तता वाला पॉइंट इन लेखों में ये शब्द बार बार इस्तेमाल हुआ है। क्या मतलब है इसका यहाँ? देखिए, ये एक तरह की आप कह सकती हैं आज के जमाने की गुट निरपेक्षता है। मतलब किसी एक गुट में बंधे नहीं रहना, अपने राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रखना और उसके लिए सभी बड़ी ताकतों से अपने संबंध बनाए रखना, चाहे वो रूस हो या पश्चिम हो। ठीक है, लेकिन ये चीज भारत को इस मामले में खास कैसे बनाती है? और भी तो देश हैं जो तटस्थ हैं। हाँ, पर भारत की बात सिर्फ तटस्थता की नहीं है, ये उसके जो बहुआयामी संबंध है उसकी वजह से है। स्रोत यही बताते हैं, भारत शायद दुनिया का अकेला ऐसा बड़ा देश है जिसके रूस के साथ इतने गहरे पुराने संबंध हैं, रक्षा संबंध है, ऊर्जा के संबंध है, हम तेल खरीदते हैं, हथियार खरीदते हैं जी। और साथ ही साथ पश्चिम के साथ भी उसकी मजबूत साझेदारी है, वो क्वाड का सदस्य है, लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करता है। हाँ, ये तो है। ब्रिक्स में भी है, क्वाड में भी है। ये वाकई एक अनोखा संतुलन है। बिल्कुल। और यही संतुलन उसे मॉस्को के लिए भी, कीव के लिए भी और वॉशिंगटन के लिए भी एक संभावित स्वीकार्य मध्यस्थ बनाता है। अच्छा, तो विश्वसनीयता का आधार ये है कि वो किसी एक पाले में खड़ा नजर नहीं आता। हाँ, और एक और बात, भारत ने न तो यूक्रेन को हथियार दिए हैं और न ही रूस पर एक तरफा प्रतिबंध लगाए हैं। ये जो उसकी व्यावहारिक तटस्थता है, ये भी उसकी मध्यस्थता की संभावना को और मजबूत करती है, ऐसा इन लेखों का मानना है। और प्रधानमंत्री मोदी का वो बयान भी, ये युद्ध का युग नहीं है, इसका भी जिक्र है। जी हाँ, उसे भी भारत की इसी स्वतंत्र विदेश नीति, इसी स्वायत्ता के एक संकेत के तौर पर देखा गया है। ये वाकई एक बहुत दिलचस्प पहलू है। और ये स्रोत सिर्फ भारत की भूमिका की बात नहीं करते हैं, वो एक ठोस शांति योजना का खाका भी पेश करते हैं
जो सिर्फ युद्ध विराम से कहीं आगे जाता है। हाँ बिल्कुल, ये एक 4 सूत्रीय योजना है। इसमें कोशिश की गई है कि सैन्य, मानवीय और राजनीतिक तीनों ही पहलुओं को शामिल किया जाए। अच्छा, क्या है वो 4 सूत्र? पहला है एक परस्पर और सत्यापित युद्ध विराम, मतलब दोनों पक्ष राजी हों और उसकी निगरानी हो सके, और इसके साथ ही एक बफर जोन बनाया जाए। बफर जोन मतलब ये कि दोनों सेनाएं जो हैं वो मौजूदा फ्रंटलाइन से पीछे हटें, मान लीजिए 50-50 मील पीछे, और ये जो खाली इलाका बनेगा इसमें संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना तैनात हो। और स्रोत ये भी सुझाव देते हैं कि इस शांति सेना में ऐसे देशों के सैनिक हो जिन्हें दोनों पक्ष न्यूट्रल मानते हों, जैसे भारत, नेपाल, ब्राजील। ठीक है, ये तो हुई मिलिट्री डी एस्केलेशन की बात। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट मानवीय पहलू पर है। जो लाखों शरणार्थी हैं उनकी सुरक्षित और सम्मानजनक वापसी, और जो इलाके युद्ध में तबाह हो गए हैं उनका पुनर्निर्माण। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। इसके लिए मजबूत अंतर्राष्ट्रीय गारंटी की जरूरत होगी, और एक साझा फंड बनाने का प्रस्ताव है जिसमें अमेरिका, यूरोपीय संघ, चीन, खाड़ी देश सब मिलकर पैसा डालें। ये एक साझा जिम्मेदारी का विचार है। बिल्कुल, और भविष्य में मिलकर काम करने का एक संकेत भी। सही है। तीसरा बिंदु आपने कहा राजनीतिक है। हाँ, तीसरा यूक्रेन के अंदरूनी राजनीतिक सेटअप से जुड़ा है। इसमें कहा गया है कि युद्ध के बाद नए सिरे से निष्पक्ष चुनाव हो, एक नया संविधान बनाने के लिए जनमत संग्रह हो, और शायद सबसे अहम एक संघीय ढांचा, फेडरल स्ट्रक्चर अपनाया जाए। संघीय ढांचा मतलब राज्यों को ज्यादा अधिकार? हाँ, एक ऐसा ढांचा जिसमें अलग अलग क्षेत्रों को ज्यादा स्वायत्तता मिले, उनके भाषाई अधिकार सुरक्षित हों। ये शायद संघर्ष की जो जड़ें हैं उनमें से एक को एड्रेस कर सकता है। और इसी के साथ ये भी सुझाव है कि यूक्रेन अपने संविधान से वो प्रावधान हटा दे जिसमें नाटो के सदस्यता लेने की बात है, क्योंकि रूस इसे हमेशा अपने लिए एक बड़ा खतरा मानता आया है। अच्छा, और चौथा बिंदु? वो शायद सबसे पेचीदा होगा। हाँ, चौथा बिंदु शायद सबसे विवादास्पद है। इसमें कहा गया है कि जो विवादित क्षेत्र हैं, जैसे क्रीमिया है, डॉनबास के कुछ हिस्से हैं, वहां संयुक्त राष्ट्र की कड़ी निगरानी में जनमत संग्रह कराया जाए। जनमत संग्रह मतलब लोगों से पूछा जाए? जी, वहां के लोगों को साफ विकल्प दिए जाएं, जैसे क्या वो एक नए संघीय यूक्रेन का हिस्सा बने रहना चाहते हैं, या वो आजाद होना चाहते हैं, या फिर वो रूस में शामिल होना चाहते हैं। बाप रे, ये तो बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। बिल्कुल, और लेखक जोर देते हैं कि ये प्रक्रिया एकदम पारदर्शी हो, निष्पक्ष हो, तभी इसका कोई मतलब है। तो ये जो पूरी 4 सूत्रीय योजना है, इसके पीछे सोच क्या है? मतलब सिर्फ सीज फायर क्यों नहीं? मूल सोच ये है कि टिकाऊ शांति सिर्फ गोलियां बंद होने से नहीं आती। वो तब आती है जब आप संघर्ष के जो गहरे कारण हैं, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, उनको संबोधित करते हैं। ये योजना एक कंप्लीट पैकेज देने की कोशिश करती है, सिर्फ पैबंद नहीं बल्कि एक मुकम्मल इलाज। और इन स्रोतों का मानना है कि भारत ही ये पैकेज सबको विश्वसनीय तरीके से पेश कर सकता है, पुतिन को, ज़ेलेंस्की को, यहाँ तक कि भविष्य में अमेरिकी नेतृत्व को भी। हाँ, उनका तर्क यही है कि भारत की जो खास स्थिति है, उसकी जो विश्वसनीयता है दोनों तरफ, उसकी वजह से शायद वही एकमात्र देश है जो इस तरह का जटिल प्रस्ताव लेकर सबके पास जा सकता है। लेकिन देखिए, शांति की राह में सिर्फ राजनीतिक इच्छा शक्ति ही काफी नहीं होती। एक बहुत बड़ा व्यावहारिक रोड़ा भी है जिसका जिक्र इन लेखों में बार बार आता है। आप उस 300 बिलियन वाली बात कर रहे हैं? हाँ, रूस की वो जब्त की गई विदेशी संपत्ति लगभग 300 अरब डॉलर, सामग्री से आर्थिक चोरी और एक बड़ी भू राजनीतिक मूर्खता तक कह रही है। ऐसा क्यों? देखिए, ये मामला बहुत ही ज्यादा पेचीदा और खतरनाक है। इन विश्लेषणों के मुताबिक पश्चिमी देशों का ये सोचना कि वो रूस की सरकारी संपत्ति जब्त करके यूक्रेन को दे दें, इसके बहुत गंभीर नतीजे हो सकते हैं। जैसे कि? सबसे पहली दिक्कत तो कानूनी है। अंतर्राष्ट्रीय कानून में एक सिद्धांत है संप्रभु प्रतिरक्षा का, सॉवरेन इम्यूनिटी कहते हैं इसे। हाँ, सुना है इसके बारे में। इसका मोटा मोटा मतलब ये है कि आप एक देश की सरकार पर दूसरे देश की अदालतों में मुकदमा नहीं चला सकते या उसकी संपत्ति ऐसे ही जब्त नहीं कर सकते। ये एक स्थापित नियम है। तो इसे तोड़ने से क्या होगा? इसे तोड़ने से एक बहुत खतरनाक मिसाल कायम होगी। मतलब आज रूस की संपत्ति जब्त हुई, कल किसी और देश की भी हो सकती है अगर वो पश्चिम को पसंद नहीं आया तो। ये तो है। और इसके भू राजनीतिक असर क्या होंगे? असर बहुत गहरे हो सकते हैं,
लेखक चेतावनी दे रहे हैं कि इससे दुनिया में डी-डॉलराइजेशन की जो प्रक्रिया चल रही है, यानी डॉलर पर निर्भरता कम करने की कोशिश, वो बहुत तेज हो सकती है। अच्छा, कैसे? अगर देशों को ये लगने लगे कि उनका पैसा, उनका विदेशी मुद्रा भंडार पश्चिमी देशों में सुरक्षित नहीं है, तो वो उसे वहां से निकालना शुरू कर देंगे। चीन है, भारत है, खाड़ी के देश हैं, ग्लोबल साउथ के कई देश, वो अपना पैसा डॉलर या यूरो में रखने के बजाय शायद सोना खरीदें या दूसरी मुद्राओं में रखें। या फिर वो ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम जैसे विकल्पों पर और जोर देंगे। बिल्कुल, वो समानांतर वित्तीय प्रणालियां बनाने की कोशिश तेज कर देंगे। इससे क्या होगा? वैश्विक वित्तीय प्रणाली जो अभी काफी हद तक एकीकृत है, वो बट सकती है, खंडित हो सकती है। यानी डॉलर का जो दबदबा है वो कमजोर पड़ सकता है। हाँ, ये एक बड़ा संभावित परिणाम है। और सोचिए, रूस क्या चुप बैठेगा? वो भी तो जवाबी कार्रवाई करेगा। किस तरह की जवाबी कार्रवाई? विश्लेषण में हाइब्रिड प्रतिशोध की आशंका जताई गई है। मतलब मिले जुले तरीकों से बदला लेना। हो सकता है वो पश्चिमी देशों के बैंकों पर, उनके ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े साइबर हमले करें, या फिर यूरोप की गैस सप्लाई और कम कर दें, या दुष्प्रचार अभियान और तेज कर दें। और रूस में जो पश्चिमी कंपनियों की संपत्ति है उसका क्या? हाँ, उसका राष्ट्रीयकरण कर सकता है। तो ये एक तरह का टिट फॉर टैट वाला मामला बन सकता है, जो बहुत खतरनाक होगा। और आर्थिक रूप से क्या ये पश्चिम के लिए भी उल्टा पड़ सकता है? बिल्कुल, लेखक इसे एक आर्थिक बूमरैंग कह रहे हैं। मतलब फेंका किसी और पर, चोट खुद को लगी। वो कैसे? एक तो जैसा मैंने कहा, इससे दुनिया भर के निवेशकों का भरोसा कमजोर होगा। अगर एक सॉवरेन देश की संपत्ति सेफ नहीं है, तो फिर किसका पैसा सेफ है? दूसरे, ये डॉलर और यूरो पर भी दबाव डालेगा। अगर देश डॉलर होल्डिंग कम करेंगे, तो जाहिर है उसकी वैल्यू पर असर पड़ेगा। और एक विरोधाभास का भी जिक्र है शायद, पुनर्निर्माण को लेकर। हाँ, ये सबसे बड़ा विरोधाभास है। देखिए, यूक्रेन को दोबारा बनाने के लिए खरबों डॉलर चाहिए होंगे, और शायद कुछ लोग सोच रहे हैं कि ये 300 बिलियन डॉलर उसी काम आएंगे। लेकिन अगर ये पैसा इस तरह से जब्त किया गया, तो पश्चिम की विश्वसनीयता इतनी गिर जाएगी कि भविष्य में पुनर्निर्माण के लिए बाकी दुनिया से, जैसे चीन या खाड़ी देशों से पैसा जुटाना या सहयोग लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये कदम शायद मदद करने के बजाय ज्यादा नुकसान कर दें। तो अगर जब्त करना इतना जोखिम भरा है, तो फिर विकल्प क्या है? इन सूत्रों में कुछ सुझाया गया है? हाँ, एक ज्यादा व्यावहारिक रास्ता सुझाया गया है कि इन पैसों को जब्त करने के बजाय इन्हें संयुक्त राष्ट्र जैसी किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था की निगरानी में एक एस्क्रो फंड में रखा जाए। एस्क्रो फंड, वो क्या होता है? ये एक तरह का सुरक्षित खाता होता है जहां पैसा रखा जाता है, और वो कुछ शर्तों के पूरा होने पर ही जारी किया जाता है। तो प्रस्ताव ये है कि इस 300 बिलियन डॉलर्स को इस फंड में रखा जाए। इससे जो ब्याज मिलेगा, उसका इस्तेमाल तुरंत मानवीय मदद या पुनर्निर्माण के शुरुआती कामों में हो सकता है। अच्छा, और मूल रकम का क्या होगा? जो मूल 300 बिलियन डॉलर है, उसकी वापसी को भविष्य में होने वाले शांति समझौते से जोड़ा जा सकता है। मतलब अगर रूस समझौते की शर्तें मानता है, अपनी सेना पीछे हटाता है, वगैरह वगैरह, तो ये पैसा उसे धीरे धीरे वापस मिल सकता है। तो ये एक तरह से गारंटी बन सकता है शांति समझौते के पालन की, एक लेवरेज। हाँ बिल्कुल, ये एक प्रोत्साहन भी हो सकता है और एक दबाव बनाने का जरिया भी। यहाँ सबसे अहम बात यह है, जैसा स्रोत कहते हैं, कि आप प्रतिबंधों में राहत, ये जब्त संपत्ति का मुद्दा और सेना की वापसी, इन सबको अलग अलग करके नहीं देख सकते। इनको एक साथ लाना होगा। जी, इनको एक समन्वित पैकेज का हिस्सा बनाना होगा। जैसे जैसे शांति वार्ता आगे बढ़े, वैसे वैसे प्रतिबंधों में चरणबद्ध तरीके से ढील देने और संपत्ति वापसी की प्रक्रिया शुरू करने पर सहमति बनानी होगी। सिर्फ एक तरफा डंडा चलाने से शायद बात ना बने। ये बात समझ में आती है। तो हमने सैन्य पहलू देख लिया, आर्थिक पहलू देख लिया, लेकिन इन लेखों में एक और बहुत जरूरी बात पर जोर है। वो है युद्ध के बाद स्थायी शांति के लिए लोकतांत्रिक वैधता का सवाल, कि सिर्फ सीमाएं तय कर देने से शांति नहीं आएगी। बिल्कुल सही। और यहीं पर वो जनमत संग्रह और संघीय ढांचे वाले विचार बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, खासकर उन इलाकों के लिए जो विवादित रहे हैं या जहां लड़ाई का असर सबसे ज्यादा हुआ है। क्यों जरूरी है? तर्क ये है कि जब आप किसी इलाके के लोगों को एक निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के जरिए ये तय करने का मौका देते हैं कि उनका भविष्य क्या हो, क्या वो यूक्रेन के साथ रहना चाहते हैं, शायद ज्यादा स्वायत्तता के साथ, या वो आज़ाद होना चाहते हैं या किसी और देश में मिलना चाहते हैं, तो उस फैसले को ज्यादा वैधता मिलती है। मतलब लोगों की मर्जी शामिल हो जाती है। हाँ, लोगों की सहमति, कंसेंट।
जब लोगों को लगता है कि उनकी सुनी गई है, उनका फैसला शामिल है, तो भविष्य में शिकायतें कम होती हैं, समाधान ज्यादा टिकाऊ होता है, उसे चुनौती देना मुश्किल हो जाता है। और संघीय ढांचा इसमें कैसे मदद करेगा? देखिए, एक अच्छा संघीय ढांचा जहां केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का साफ बंटवारा हो, जहां अल्पसंख्यक समुदायों के भाषाई और सांस्कृतिक अधिकार सुरक्षित हों, जहां स्थानीय लोगों को अपने मामले खुद चलाने का अधिकार हो, ये राष्ट्रीय एकता को मजबूत कर सकता है। सुनने में ये उल्टा लगता है, पर शायद ये सही हो। हाँ, क्योंकि ये अलग अलग समूहों को एक साथ रहने का एक स्वीकार्य तरीका देता है। सबको लगता है कि सिस्टम में उनकी जगह है। खासतौर पर असमान संघीयता, एसिमेट्रिक फेडरलिज्म का मॉडल यहाँ बहुत काम का हो सकता है। असमान संघीयता मतलब ऐसा सिस्टम जहाँ जरूरी नहीं कि हर राज्य या क्षेत्र को बिल्कुल बराबर अधिकार या स्वायत्ता मिले। किसी क्षेत्र की खास जरूरतें हो सकती हैं या उसका ऐतिहासिक संदर्भ अलग हो सकता है, तो उसे कुछ विशेष अधिकार दिए जा सकते हैं। अच्छा, तो ये ज्यादा लचीला तरीका हुआ। जी, ये ज्यादा व्यवहारिक हो सकता है उन जगहों पर जहां बहुत ज्यादा विविधता है या गहरे ऐतिहासिक मतभेद रहे हैं। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है, जनमत संग्रह, संघीय ढांचा, लेकिन क्या ये जमीनी हकीकत में मुमकिन है, खासकर एक ऐसे इलाके में जो युद्ध से तबाह हो चुका है? इन स्रोतों में क्या चुनौतियां बताई गई हैं? चुनौतियां बहुत बड़ी हैं और लेखक उन्हें साफ तौर पर बताते भी हैं। कोई आसान रास्ता नहीं है ये। क्या है मुख्य चुनौतियां? सबसे पहली तो सुरक्षा की ही है। लोग बिना डरे वोट कैसे डालेंगे, माहौल सुरक्षित कैसे होगा? दूसरी, लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं, अपने घर छोड़कर भाग गए हैं, शरणार्थी बन गए हैं। उनकी गिनती कैसे होगी? वो वोट कैसे देंगे? उनकी वापसी कैसे होगी? हाँ, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। तीसरी, क्या इस बात का खतरा नहीं है कि कोई पक्ष जानबूझकर किसी इलाके की जनसांख्यिकी डेमोग्राफिक्स बदलने की कोशिश करे ताकि जनमत संग्रह का नतीजा अपने पक्ष में कर सके? ये भी हो सकता है। चौथी, सूचना का माहौल। जब चारों तरफ दुष्प्रचार हो, नफरत फैली हो, तो लोग सही जानकारी के आधार पर फैसला कैसे लेंगे? और समय का सवाल, ये सब कब किया जाए? हाँ, ये भी एक बड़ी चुनौती है। क्या युद्ध विराम होते ही तुरंत जनमत संग्रह करा देना चाहिए या पहले हालात थोड़े सामान्य होने का इंतजार करना चाहिए? बहुत जल्दी करने पर शायद प्रक्रिया विश्वसनीय ना हो और बहुत देर करने पर शायद मौका ही हाथ से निकल जाए या नई समस्याएं खड़ी हो जाएं। तो फिर एक भरोसेमंद जनमत संग्रह, जिसे आप शायद स्वर्ण मानक, गोल्ड स्टैंडर्ड कह रही थी, उसके लिए क्या शर्तें बताई गई हैं इन विश्लेषणों में? हाँ, सामग्री एक तरह की चेकलिस्ट देती है। कुछ बुनियादी शर्तें हैं जो पूरी होनी ही चाहिए, तभी वो प्रक्रिया विश्वसनीय मानी जा सकती है। क्या है वो शर्तें? सबसे पहले, मजबूत और निष्पक्ष सुरक्षा गारंटी। हो सकता है इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना की जरूरत पड़े। दूसरे, मतदाता कौन होगा, इसके नियम एकदम साफ और पहले से तय होने चाहिए, और इसमें शरणार्थियों और विस्थापितों को कैसे शामिल किया जाएगा, इसका भी स्पष्ट प्रावधान होना चाहिए। ठीक है। तीसरे, जो लोग वापस आना चाहते हैं उनके लिए सुरक्षित माहौल और वापसी के लिए मदद का कार्यक्रम होना चाहिए। चौथे, लोगों तक स्वतंत्र मीडिया की पहुंच हो, निष्पक्ष जानकारी मिले और नागरिक शिक्षा के कार्यक्रम चलाए जाएं ताकि वो सोच समझकर फैसला ले सकें। पांचवें, पूरी चुनावी प्रक्रिया का प्रशासन पारदर्शी हो और उसमें अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों की अहम भूमिका हो ताकि धांधली की गुंजाइश कम से कम हो। छठे, एक कानूनी ढांचा पहले से तैयार हो जो जनमत संग्रह के नतीजों को मान्यता दे, और अगर कोई विवाद उठे तो उसे कैसे सुलझाया जाएगा ये भी तय हो। और सातवां, और शायद सबसे जरूरी, इन जनमत संग्रहों को अकेले नहीं देखा जाना चाहिए। इन्हें व्यापक राजनीतिक सुधारों, मानवाधिकारों की गारंटी और पुनर्निर्माण की योजनाओं के साथ जोड़ना होगा। ये सब मिलकर ही काम कर सकते हैं। ये वाकई बहुत ही जटिल प्रक्रिया लगती है। और प्रभावी संघीय ढांचे के लिए क्या सिद्धांत बताए गए हैं? मुख्य सिद्धांत वही हैं जो किसी भी कामयाब फेडरल सिस्टम के लिए जरूरी होते हैं। पहला, शक्तियों का केंद्र और क्षेत्रों के बीच साफ-साफ और संवैधानिक रूप से सुरक्षित बंटवारा हो। दूसरा, वित्तीय संसाधन यानी पैसा कैसे बटेगा, इसका एक पारदर्शी और न्याय संगत तरीका हो। तीसरा, सांस्कृतिक और भाषाई अधिकारों की गारंटी हो। और चौथा, इन सब को लागू करवाने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका हो जिस पर लोग भरोसा कर सकें। और वो असमान
संघीयता वाली बात भी है। हाँ, कि जरूरत के हिसाब से अलग-अलग क्षेत्रों को अलग स्तर की स्वायत्तता दी जा सके। ठीक है, तो अगर हम इन सभी बातों को एक साथ रखें, जो मौजूदा शांति प्रयासों की विफलता है, भारत की जो खास स्थिति बताई जा रही है, वो 4 सूत्रीय योजना का प्रस्ताव, संपत्ति जब्ती वाला बड़ा जोखिम और आखिर में ये लोकतांत्रिक वैधता की जरूरत, तो कुल मिलाकर तस्वीर क्या बनती है? मुख्य सार क्या है? मुख्य सार यही उभरता है कि यूक्रेन में अगर स्थायी शांति लानी है तो ये एक बहुआयामी पहेली है। इसे सिर्फ मिलिट्री नजरिए से या सिर्फ आर्थिक नजरिए से हल नहीं किया जा सकता। मौजूदा कोशिशें शायद इसीलिए पूरी तरह कामयाब नहीं हो पा रही क्योंकि वो अक्सर या तो सिर्फ लड़ाई रोकने पर फोकस करती हैं या फिर आर्थिक दबाव जैसे प्रतिबंध और राजनीतिक समाधान को अलग-अलग खांचों में देखती हैं। जबकि जरूरत एक समग्र दृष्टिकोण की है। बिल्कुल। इन स्रोतों का मानना है कि भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता के कारण, अपनी गुटनिरपेक्षता की विरासत के कारण और रूस और पश्चिम दोनों के साथ अपने कामकाजी रिश्तों के कारण एक ऐसी अनोखी स्थिति में है जहां वो शायद एक पुल का काम कर सकता है। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं होगा। एक बहुत व्यापक शांति योजना की जरूरत होगी। हाँ, जिसमें सैन्य वापसी भी हो, प्रतिबंधों में राहत भी हो, शायद उस जब्त संपत्ति वाले मुद्दे के समाधान के साथ, और सबसे जरूरी लंबे समय की स्थिरता के लिए उन विवादित क्षेत्रों में लोकतांत्रिक तरीकों से वैधता स्थापित करने वाले राजनीतिक समाधान भी हों, जैसे जनमत संग्रह और एक नया संघीय ढांचा। और इसमें जोखिम भी बहुत है। हाँ, जोखिम बहुत है और विश्लेषणों ने साफ बताते हैं। वो संपत्ति जब्ती वाला मुद्दा तो एक टाइम बॉम्ब जैसा है। उसके नतीजे अप्रत्याशित हो सकते हैं, खतरनाक हो सकते हैं। रूस की तरफ से गंभीर हाइब्रिड जवाबी कार्रवाई का खतरा है। और भारत के लिए भी जोखिम है। बिल्कुल। भारत अगर ये मध्यस्थता की कोशिश करता है तो ये उसके लिए भी जोखिम भरा है। उसे मॉस्को के शक का सामना करना पड़ सकता है कि कहीं वो पश्चिम के दबाव में तो नहीं आ गया, और उधर वॉशिंगटन का दबाव भी झेलना पड़ सकता है कि वो रूस पर ज्यादा सख्ती क्यों नहीं दिखा रहा। और घरेलू राजनीति पर भी असर पड़ सकता है। हाँ, जाहिर है इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय मामले में पड़ने का असर देश की अंदरूनी राजनीति पे भी हो सकता है। तो ये कोई आसान फैसला नहीं होगा। तो इस पूरी लंबी और गहन चर्चा का सार क्या निकलता है? आखिर में ये स्रोत क्या कह रहे हैं? आखिर में निष्कर्ष यही है कि अगर यूक्रेन में वाकई स्थायी शांति लानी है तो शायद भारत को एक बहुत अहम और हो सकता है कि अनिवार्य भूमिका निभानी पड़े। वो अपनी तटस्थता का, दोनों पक्षों से बात कर पाने की अपनी क्षमता का और ग्लोबल साउथ में अपने बढ़ते हुए प्रभाव का फायदा उठाकर एक ऐसा शांति पैकेज तैयार करने में मदद कर सकता है जिस पर शायद सभी पक्ष गंभीरता से सोचने को मजबूर हों। कुछ वैसा ही जैसा आपने शुरू में कहा था, जैसे कतर ने अपनी विश्वसनीयता का इस्तेमाल करके कुछ मुश्किल हालात में मध्यस्थता की है। जी, कुछ वैसा ही। और कोई अंतिम विचार जो हमारे श्रोताओं को सोचने को मजबूर करे? हाँ, इन विश्लेषणों को पढ़कर एक बड़ा सवाल मन में घूमता है जो लेखक भी उठाते हैं। सवाल ये है कि क्या भारत सिर्फ दुनिया का सबसे इज्जतदार तटस्थ देश, मोस्ट रिस्पेक्टेड न्यूट्रल कंट्री बने रहने से खुश है, या फिर क्या वो वाकई आगे बढ़कर दुनिया का सबसे जरूरी शांति दूत, मोस्ट इंडिस्पेंसिबल पीस मेकर बनने का जोखिम उठाने को तैयार है? ये एक बड़ा रणनीतिक चुनाव होगा। या शायद एक और बात सोचने की है, क्या कोई भी शांति समझौता, चाहे वो कागज पर कितना ही अच्छा क्यों ना लगे, तब तक टिक सकता है जब तक कि वो उन गहरी राजनीतिक और आर्थिक सच्चाइयों को संबोधित न करे जिन्होंने इस संघर्ष को हवा दी। जैसे प्रतिबंधों का भविष्य क्या होगा, उस जब्त की गई संपत्ति का क्या होगा, लोगों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से अपनी बात कहने का मौका मिलेगा या नहीं। सही बात है। क्योंकि अगर इन बुनियादों को मजबूत नहीं किया गया तो शांति का जो महल बनेगा वो शायद बहुत नाजुक साबित हो। वाकई ये बहुत ही गंभीर और सोचने वाले सवाल हैं। आज की इस बहुत ही विस्तृत और महत्वपूर्ण चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।